हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 38 पढ़ेंगे और बेसिकली हम इस लेक्चर में क्वांटिटेटिव ईजिंग को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराऊं तो मैंने आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई हमारे इकॉनमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट या कंट्रोल करती है। उसके लिए आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल, और वो होते हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। और अगर आरबीआई को हमारे इकॉनमी के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, फॉर जॉब क्रिएशन, तो उन प्रियोरिटी सेक्टर में मनी सप्लाई को कंट्रोल या रेगुलेट करती है आरबीआई थ्रू प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आरबीआई के बेसिकली अगर जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आरबीआई उनके रेट्स को बढ़ाती या घटाती है तो उससे दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बनती हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां आरबीआई मनी सप्लाई को कम करती है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। उसके लिए आरबीआई अपने सारे इंस्ट्रूमेंट के रेट्स बढ़ा देती है जिससे मनी सप्लाई रिड्यूस होता है। वहीं पे उसका अपोजिट, अगर आरबीआई को रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन को काउंटर करना है या इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक बूस्ट देना है, तो वो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। उसके लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या जिसको हम डॉविस मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अब देखिए, एक दुनिया ने एक रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी देखा, वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग इंडिया में कभी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव ईजिंग की इंडिया में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और इंडिया में क्वांटिटेटिव ईजिंग की ना ज़रूरत पड़ी है ना ही पड़ेगी एज लॉन्ग एज आरबीआई बैंकों का सीआरआर एसएलआर फंड जो है, अगर वो सीआरआर जब तक आरबीआई 4 या 4% के ऊपर रखती है, एसएलआर को 18% या उसके ऊपर रखती है, देन इंडिया में क्वांटिटेटिव ईजिंग की सिचुएशन ही बनना बहुत मुश्किल है, या शायद ये सिचुएशन कभी बने ना। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग ये एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है। अनकन्वेंशनल का मतलब है विच इज़ नॉट ट्रेडिशनल। देखिए, दो शब्द होता है, एक होता है कन्वेंशनल, जो कि कन्वेंशनल का मतलब होता है जो कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले से चली आ रही हो, ठीक है, विच इज ट्रेडिशनल इन नेचर। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जो रिसेंट हो, जो थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग पहली बार अमेरिका की सेंट्रल बैंक, जो कि फेडरल रिजर्व है, इसने स्टार्ट किया था, और क्वांटिटेटिव ईजिंग केम इनटू पिक्चर इन 2008। और क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत अमेरिका की सेंट्रल बैंक क्या करती है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है। सो क्वांटिटेटिव ईजिंग इज ए अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्टेड बाय फेडरल रिजर्व, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका. It was started in 2008 to increase the money supply in the economy by huge amount of currency printing, that is approximately $80 billion per quarter. देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग ये एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, इसको 2008 में लाया गया था। और क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज़ फेडरल रिजर्व, ये ढेर सारी करेंसी, ह्यूज वॉल्यूम में करेंसी को प्रिंट करती है, और उन जो करेंसी प्रिंट किए हैं, जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, उसको ये अमेरिका में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको बहुत ईजी टर्म्स पे लोन देते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं। यानी कि फेडरल रिजर्व करता क्या है कि जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या सर्टेन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ लाइक मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़, तो
बैंकों से फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सर्टेन अप्रूव्ड सिक्योरिटी खरीदती है और उन सिक्योरिटी के बदले वो बैंकों को ढेर सारा लोन देती है, ठीक है, ढेर सारा लिक्विडिटी, ढेर सारा पैसा देती है। और चूँकि बहुत बल्क अमाउंट में फेडरल रिजर्व बॉन्ड्स खरीदती है सिक्योरिटीज़, तो बॉन्ड या सिक्योरिटी प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों को गवर्नमेंट या अप्रूव्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो लोन देती है उस पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंतर्गत, क्योंकि इसकी मेन ऑब्जेक्टिव होती है बैंकों की लिक्विडिटी को बढ़ाना, बैंकों के पास ढेर सारा पैसा पहुंचा देना ताकि वो पैसा इकोनॉमी में बैंकों के थ्रू उतरे और फिर मनी सप्लाई बढ़े ताकि इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ सके, ठीक है, इकोनॉमिक रिकवरी हो सके, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आर यूजुअली लेस देन 1%, ओके। तो अब सवाल है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग फेडरल रिजर्व को 2008 में करना क्यों पड़ा। तो 2008 में कुछ हुआ था, दैट इज़ यूएस हाउसिंग रिसेशन, ठीक है। तो 2008 में यूएस हाउसिंग रिसेशन हुआ था जिसको कि हम सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं। तो यूएस हाउसिंग रिसेशन या जब यूएस हाउसिंग जो बबल था जब वो बस्ट किया या फिर सब प्राइम क्राइसिस हुई, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका में जो बैंक्स थे उनकी लिक्विडिटी एग्जॉस्ट हो गई, बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज जिन्होंने सीडीओ और सीडीएस, अब ये क्या होते हैं मैं आपको इस लेक्चर में तो नहीं बताऊंगा, पर आप ये समझिए कि 2008 में आई रिसेशन की वजह से बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हो गए थे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज। तो मुद्दा आता है कि जब भी बैंक्स बैंकरप्ट होते हैं या बैंकों की लिक्विडिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो होता क्या है कि बैंक इकोनॉमी में जो भी फर्म्स, जो कंपनीज हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उनको लोन्स नहीं देती हैं। अगर उनको लोन नहीं देती हैं तो वो कंपनीज अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट या जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो सस्टेन, उनको लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाती है तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को बियर नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना प्रोडक्शन शॉर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल की परचेज शॉर्ट करते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी निकालना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फायरिंग या ले ऑफ। और जब भी एम्प्लॉयज़ निकाले जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इसका नतीजा ये होता है कि वो लोग जो अभी काम कर रहे थे उनके पास एक रेगुलर इनकम आ रही थी पर अब वो बेरोज़गार हो गए, तो उनको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर चलाने के लिए वो बैंकों के पास जाएंगे और अपना सेविंग निकालेंगे। बैंकों के पास वैसे ही लिक्विडिटी क्राइसिस थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जब बैंकों में पहुँचे ये जो डिपॉजिटर्स थे जिन्होंने अपना कुछ सेविंग बनाया था, तो बैंक उतना सारा लिक्विडिटी डिमांड नहीं पूरा कर पाती है, तो बैंकरप्सी के हालात और बड़े हो जाते हैं, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। और ये इस तरह से काम करता है। और फैक्ट्रीज देखिए, और हर बैंक की अपने डिपॉजिटर को तो लेकर लाइबिलिटी होती ही है, उनके डिमांड और डिमांड लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी तो होती ही है अपने डिपॉजिटर के प्रति। साथ ही साथ बैंक भी जिनसे डेट लेती हैं, कर्जा लेती हैं, वो डेट ऑब्लिगेशन भी होता है, डेट भी फुलफिल करना है। अगर बैंक अपने डेट ऑब्लिगेशन या फिर डिपॉजिटर के प्रति लाइबिलिटी नहीं पूरा कर सकती तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी। उसी तरह समझिए कि इकोनॉमी में जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर या आप कह लीजिए कि अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट सिक्योरिटी कंपनीज अपने शॉर्ट टर्म कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ या कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ को बैंकों को बेचती हैं, ठीक है, और बैंक डिस्काउंटेड रेट पे या उन सिक्योरिटी के बदले कॉरपोरेट्स को पैसा देते हैं। और वो सिक्योरिटी पे ये होता है कि वेन एवर दैट सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी पे क्या लिखा होता है, एक अमाउंट लिखी होती है, टाइम पीरियड, और जब वो सिक्योरिटी मैच्योर होती है यानी टाइम पूरा होता है तो जो भी कंपनी है वो बैंक को वो अमाउंट पे करती है। तो बैंक ने उस सिक्योरिटी को जिस प्राइस पे ख़रीदा वो उसकी बॉन्ड प्राइस हो गई, मैच्योरिटी पे जो उसे पैसा मिलेगा उस
वो अमाउंट उस सिक्योरिटी पे लिखी होती है, तो उस अमाउंट और बॉन्ड प्राइस के बीच जो फ़र्क होता है वो बैंक के लिए बॉन्ड यील्ड होता है। तो ज़्यादातर हर बड़ी कंपनी शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बेच के ही काम करती हैं। इसके अलावा उनके कुछ लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनीज़ को लोन नहीं मिलेगा, जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो एक तो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बियर कर सकते हैं, दूसरी बात है कि वो अपनी डेट ऑब्लिगेशंस भी पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कॉरपोरेट्स जो कंपनीज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देंगे। तो और साथ ही साथ प्रोडक्शन तो वो कट डाउन करेंगे, बिकॉज वो रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर कट डाउन करेंगे, लोगों को ले ऑफ करेंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ प्रोडक्शन गिरता चला जाता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव होती चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है, और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो बैंकरप्सी, बैंकों की लिक्विडिटी क्राइसिस और बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब लोग नौकरी खो देते हैं तो लोग अपनी सेविंग्स पे जाते हैं, और लोगों की सेविंग्स अगर कम है तो वो कम एग्रीगेट डिमांड करते हैं, यानी उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिर जाता है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट होती है, तो अगर फर्दर एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो प्राइसेस गिरेंगी, तो जो प्रॉफिट मार्जिन था वो फर्दर गिरेगा, यानी प्रोडक्शन में अब लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो कंपनीज़ के लिए और भयानक सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो अगर बैंकों की लिक्विडिटी क्राइसिस हुई, बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच हुआ, तो फिर इकोनॉमी रिसेशन में जाती है, बिकॉज कंपनीज को लोन नहीं मिलता है। जो इकोनॉमी के जो रियल सेक्टर हैं, जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर उनको ऑपरेटिंग कैपिटल लोन नहीं मिलेगा तो ना तो वो अपने आप को ऑपरेट कर पाएंगे, ना ही अपना डेट ऑब्लिगेशन, क्योंकि उनकी रेवेन्यू, उनको भी एक कंटिन्यूस कैश फ्लो चाहिए। रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वॉट एवर मनी दे नीड, दैट कैपिटल, दैट लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए उस कंपनी के अंदर। तो अगर बैंकों की क्राइसिस हुई, बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, तो ना तो अपने डिपॉजिटर्स के ऑब्लिगेशन पूरा कर पाएंगे, ना ही लेंडिंग कर पाएंगे, तो इकोनॉमी रिसेशन में जाती है। फिर सारे हालात चैन रिएक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन फॉल करता है, डिमांड और गिरता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और गिरती है, और प्रोडक्शन गिरता है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और अगर इसे सुधारा नहीं गया तो इकॉनमी ठप हो जाएगी। सुधारने का एक ही रास्ता होता है कि उस चीज़ को टैप करो जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कि बैंकों के पास पैसा नहीं था लोन देने के लिए, तो बैंकों के पास पैसा बढ़ानी होगी, उनकी लिक्विडिटी, उनके पास कैश बढ़ाना होगा। और उसके लिए ईजी लोन जब भी अमेरिका की सेंट्रल बैंक देती है, नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे, या पॉइंट मतलब लेस देन 1% इंटरेस्ट रेट पे अगर देती है, ढेर सारा लोन देती है, तो बैंकों के पास ढेर सारा लिक्विडिटी आता है। जो रियल सेक्टर, जो भी इकॉनमी के रियल सेक्टर्स हैं, उनको लोन मिलता है, और कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है, और चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आने लगती हैं। अब सवाल है कि 2008 में क्या हुआ जिससे कि बैंकों की लिक्विडिटी क्राइसिस हुई, तो वो था यूएस हाउसिंग रिसेशन या सब प्राइम क्राइसिस। तो अब थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। अभी जो बातें मैंने आपको बताई, इनको तो मैं लिखूँगा, इनको एक्सप्लेन भी करूँगा, ओके। पर थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही ब्रीफ आइडिया दूंगा जो अमेरिका की 2007-8 में जो सब प्राइम क्राइसिस हुई थी वो कैसे पैदा हुआ था, और उसने बैंकों की लिक्विडिटी कैसे ख़राब कर दी, तो उसका मैं एक ब्रीफ आइडिया दूंगा। बाकी जो यूएस हाउसिंग रिसेशन है वो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो लेंदी टॉपिक है, और उसको अगर मुझे डिटेल में पढ़ाना हो तो वो अपने आप में 1 घंटे के ऊपर की चीज़ है, ठीक है। पर मैं एक रफ पिक्चर दूंगा जो रिसेशन का मेन ढांचा था, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट यूएस
ठीक है। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक अबाउट यूएस हाउसिंग रिसेशन या सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008। देखिए हुआ क्या था, बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। सीधे आ जाइए 2000 में, ठीक है। सो बाई 1999 1999 और 2000 के आसपास डॉट कॉम बस्ट हुआ था, ठीक है। तो डॉट कॉम बस्ट से जो सबसे ज़्यादा इकॉनमीज़ हिट हुई थी वो डेवलप्ड इकॉनमीज़ थी, लाइक जापान की, अमेरिका और यूरोप की इकॉनमीज़। तो डॉट कॉम बस्ट की वजह से ड्यूरिंग 1999 एंड 2000 अमेरिका की इकॉनमी को एक गहरा सेटबैक लगा था, ठीक है। उसके बाद 2001 में जो 9/11 था, यानी कि 9 सितंबर को जो अटैक हुआ था, 11 सितंबर को जो अटैक हुआ था, 9/11 मीन्स मंथ इज़ 9, डेट इज़ 11, यानी 11 सितंबर 2001 को ट्विन टावर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। और उस अटैक के बाद भी इकोनॉमिक जो भी सिचुएशन थी, जो सेटबैक था, वो बढ़ गया, ठीक है। अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस सेटबैक टू यूएस इकॉनमी लगभग स्लो डाउन को फेस कर रही थी। तो इकॉनमी को स्लो डाउन से बाहर लाने के लिए, इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट ने फेडरल रिजर्व को मनी सप्लाई या इकॉनमी में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बोला। अब अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने उस वक्त बैंकों को, अगर आप देखेंगे, जो फेडरल रिजर्व अमेरिका में कॉमर्शियल बैंक को जो लेंडिंग दे रही थी फ्रॉम 2001 टू 2005, वो इंटरेस्ट रेट वर लेस देन 1%, ठीक है। तो बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे कॉमर्शियल बैंकों को भारी मात्रा में लोन मिला, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ओके। अब बैंकों के पास जब इतना सस्ता लोन आया तो बैंक, और ये बहुत सारा पैसा था, बहुत इजी मनी था, और वो दौर था जब यूएस में हाउसिंग मार्केट अपने चरम पे था, ठीक है, मतलब उसमें बढ़ावा हो रहा था। तो जब बैंकों के पास ढेर सारा पैसा लिक्विडिटी था, तो बैंकों ने जो होम लोन्स थे इनको भारी मात्रा में देना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में 2000, 2001, 2 में 2003-4 तक जो होम लोन दिए गए थे वो प्राइम बोरोवर्स को, यानी ऐसे लोगों को लोन दिया गया जो अच्छी जॉब में थे, जिनकी रेगुलर इनकम थी, यानी लोन के प्रति जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छी थी, उनको बोलते हैं प्राइम बोरोवर्स। तो बैंकों ने प्रॉपरली बोरोवर्स के डिटेल को स्क्रूटनी की और प्राइम बोरोवर्स को लोन दिए। और चूँकि बहुत सस्ते, अब बैंक होम लोन्स 1.5 या 2% पे दे रहे थे, और 1.5 या 2% पे अगर किसी को घर खरीदने का मौका मिले तो कोई भी खरीदेगा, बिकॉज भाई आपको अपना घर मिल जाएगा, आपको ईएमआई पे करना है, इंटरेस्ट रेट मुश्किल से 1.5 या 2% है, और साथ ही साथ वो आपके लिए एक एसेट है जिसकी प्राइस बढ़ी रही थी उस वक्त, बिकॉज हाउसिंग इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़ रही थी, बूम फेज चल रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, बिकॉज होम लोन्स बढ़ रहे थे। अब हुआ क्या कि बैंकों के पास पैसा आते गया, बैंकों ने लोन देना शुरू कर दिया, होम लोन। अब होम लोन बैंकों के लिए बहुत सेफ लोन था, बिकॉज जब भी कोई होम लोन लेता है तो बैंक पैसे देती है, बदले में आप घर खरीदते हैं, उस घर के पेपर्स बैंक के पास होते हैं। यानी अगर आप अपने होम लोन के जो इंस्टॉलमेंट है अगर उनको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक आपके घर को पॉजेस कर लेगी और फिर उसको सेल करके या उसे लिक्विडेट करके अपना पैसा निकाल लेगी। तो जो होम लोन है ये कोलेटरल बैक्ड लोन्स थे, सेफ लोन थे, और ये भी अमेरिका में सेंटिमेंट बिल्ड हो गया था ड्यूरिंग 2001, 2, 3 के अराउंड की जो हाउसिंग मार्केट है इनकी प्राइसेस अप ही रहेंगे, यानी बढ़ते जाएंगी, इनकी प्राइसेस गिरने वाली नहीं है, और लोन काफ़ी सेफ था। लेकिन सिचुएशन आता है कि 2003-4 तक अमेरिका में जो भी प्राइम बोरोवर्स थे ये एग्जॉस्ट होने लगे, और साथ ही साथ समझिए कि अमेरिका में हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत रफ्तार से बढ़ रही थी, यानी बहुत भारी मात्रा में नए नए घर बन रहे थे। तो एक तो घरों के सब घर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, प्राइम बोरोवर्स एग्जॉस्ट हो गए बिकॉज उनकी पॉपुलेशन की तुलना में प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, और जो प्राइम बोरोवर्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए। अब बैंकों को लोन देना था, बैंकों के पास पैसा भी था, तो बैंकों ने सब स्टैंडर्ड लोन देना शुरू कर दिया,
यानी ऐसे लोगों को होम लोन देना शुरू कर दिया जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी ठीक नहीं थी, यानी जिनके पास कोई रेगुलर जॉब या रेगुलर इनकम नहीं थी, उन लोगों को भी होम लोन्स एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट पे देना शुरू कर दिए। ठीक है, उसका नतीजा ये हुआ कि 2004, 5, 6, 7 के दौरान इन्होंने सब स्टैंडर्ड लोन, जिसको कि सब प्राइम मीन्स जो बहुत अच्छा है, सब प्राइम मीन्स जो सब स्टैंडर्ड है, तो सब स्टैंडर्ड लोन्स बहुत सारा इन्होंने बांट दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2007 आते आते अब चूँकि ऐसे हज़ारों लाखों लोगों को इन्होंने सब स्टैंडर्ड लोन बांटे थे, होम लोन, और बैंक को ये सेफ्टी था कि कोई बात नहीं, अगर इनमें से लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम घर का पोजीशन लेके घर को बेचकर पैसा निकाल लेंगे। पर प्रॉब्लम आई जब 2007 के राउंड लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया जिनकी रीपेमेंट कैपेसिटी ठीक नहीं थी। तो जब कुछ डिफ़ॉल्ट्स हुए तो बैंकों ने उन डिफ़ॉल्टर्स के घर को पोजेस किया, उनको फॉर सेल मतलब उनको बेचकर बैंकों ने अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन चूँकि इन्होंने पिछले 3-4 सालों में 2003 से लेकर 7 के राउंड तक सब स्टैंडर्ड लोन भारी मात्रा में बांटे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट इकट्ठा होने लगे। अब बैंकों के पास ढेर सारे घरों का पोजीशन होने लगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे बैंक्स फॉर सेल का बैनर लगा दिए। अब देखिए, एक तो हाउसिंग इंडस्ट्री की वजह से नए घर क्रिएट हो रहे थे, दूसरा बैंकों ने बेचे हुए घरों का पोजीशन लेकर अब उनको बेचना चाह रही हैं। यानी इकोनॉमी, और अमेरिका में वैसे भी प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन अगर आप उनके एग्रीगेट डिमांड से देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट ही पड़ता है। हाउसिंग इंडस्ट्री में भी डिमांड सप्लाई से शॉर्ट पड़ने लगा, तो घरों के प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। बिकॉज नए घर तो थे ही, बैंकों ने भी फॉर सेल कर दिया, तो सप्लाई बढ़ी। और देखिए, प्राइम बोरोवर्स एग्जॉस्ट हो गए थे, सब प्राइम लोन्स या सब स्टैंडर्ड लोन्स वाले डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, और बैंकों के पास ऑलरेडी बहुत सारे घर फॉर सेल के लिए पड़े हुए थे, तो वो नए लोगों को होम लोन्स दे नहीं रहे थे। ठीक है, क्योंकि बैंकों का तो बहुत सारा पैसा इन फॉर सेल घरों में फंसा हुआ है, तो बैंकों के पास उतनी लिक्विडिटी ही नहीं कि और ये अपना पैसा फंसाएं। नतीजन क्या हुआ कि डिमांड कम होने लगा और घरों की सप्लाई बढ़ने लगी, और डिफ़ॉल्ट बढ़े तो और सप्लाई बढ़ी। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से घरों की प्राइसेस काफ़ी गिर गई। जब घरों की प्राइसेस गिरी तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि जो हाउसिंग बबल था वो बस्ट हो गया। यानी घरों की एक्सेसिव होम लोन की वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई थी, जो उनकी प्राइस हाइक हुई थी, वो बस्ट हो गया। यानी घरों की कीमतें स्टीपली, बहुत भारी मात्रा में गिरावट हुई। तो अब हुआ क्या कि जो भी प्राइम बोरोवर्स थे, जिन्होंने पिछले 3-4 साल में कोई होम लोन लिया हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने $8 लाख में कोई घर खरीदा और उसने पिछले 3 सालों में $1 लाख उसने पे कर दिया है, यानी उस पर अभी आउटस्टैंडिंग है $7 लाख का। ठीक है, और उसके घर की कीमत बिकॉज ऑफ हाउसिंग बबल बस्ट होने के अब उसके घर की कीमत मात्र $4 लाख है। यानी कि आप समझिए कि एक ऐसा प्राइम बोरोवर है जिसकी रीपेमेंट कैपेसिटी ठीक हो, तो पैसा है, वो बैंक को $7 लाख पे कर देगा। लेकिन वो बैंक को $7 लाख क्यों पे करना चाहेगा जब उसके एसेट की वैल्यू ही आज के डेट में $4 लाख हो गई है? तो जो $4 लाख का घर है उसके लिए वो 7 लाख अभी बचा कुचा EMI क्यों पे करने वाला है, क्यों अमाउंट पे करेगा? और हो सकता है कि और प्राइसेस गिरी रही थी, तो अभी तो ये घर $4 लाख का है, फिर ये $3.5 लाख। तो बहुत सारे प्राइम बोरोवर्स ने जब घरों की प्राइसेस बहुत गिर गई, तो और अगर उनका लोन का रीपेमेंट अभी उस घर के एसेट वैल्यू से ज़्यादा बचा था, तो उन लोगों ने विलफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया। यानी अब उस एसेट का पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं था, तो प्राइम बोरोवर्स ने भी विलफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया। यानी बैंकों को बोला कि ठीक है, अब हम EMI नहीं भरेंगे, आप पोजीशन लो, लिक्विडेट कर लो, आप बेच लो, पैसा निकाल लो। बैंकों के पास जो सब स्टैंडर्ड लोन के डिफ़ॉल्ट थे, उनसे घर इकट्ठा थे, हाउसिंग इंडस्ट्री ने नए घर बनाए ही थे, सप्लाई वैसे ही हाई था, ऊपर ले प्राइम बोरोवर्स ने भी एसेट वैल्यू गिरने की वजह से विलफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया। स्थिति ऐसी हुई कि हर बैंक के पास, ज़्यादातर बैंकों के पास इतना ज़्यादा घर हो गया फॉर सेल कि अब ख़रीदने के लिए कोई नहीं बचा।
और नए होम लोन्स दे नहीं सकते थे बिकॉज बैंकों के लिक्विडिटी क्राइसिस थे। स्थिति इस कदर बन गई। अब देखिए ये सिचुएशन क्या है कि घरों का पैसा उन एसेट में लगा है, होम लोन्स में, सब ज़्यादातर मतलब बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं। उन घर को कोई ख़रीद नहीं रहा है तो बैंक के पास पैसे आ नहीं रहे हैं, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी क्राइसिस है। अब इससे रिसेशन कैसे पैदा हुआ और बैंक्रप्सी कैसे पैदा हुई? देखिए, जब बैंकों का पैसा इन घरों में फंस गया, अब देखिए कि इकोनॉमी चलती है उन यूनिट्स पे जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो रियल सेक्टर हैं, जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, इनको चाहिए था लोन। ये फर्म्स जब बैंक के पास लोन के लिए आए तो बैंक के पास वैसे ही लिक्विडिटी क्राइसिस थी। तो 2007 के अराउंड बैंकों ने जो भी इकॉनमी के रियल सेक्टर, जो फर्म्स, कंपनीज, इनको लोन देना बंद कर दिया। और इनको लोन देना, इन्होंने बिकॉज लिक्विडिटी क्राइसिस है तो उनके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पे इन्होंने लोन देना बंद कर दिया या फिर हायर इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। इससे हुआ क्या कि जो इकॉनमी का रियल सेक्टर है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो फर्म्स कर रही हैं, उनका वो जब अपनी ऑपरेटिंग कैपिटल बैंकों से नहीं लोन ले पा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उन कंपनीज़ के अपने डेट ऑब्लिगेशंस भी थे, तो अब वो कंपनीज़ जो कि बैंकों के शॉर्ट टर्म, मतलब जो भी वो अपने शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेचकर या मॉर्गेज करके जो लोन लेते थे, अब उनके पास अगर पैसा नहीं आएगा उस माध्यम से, बिकॉज बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज बैंकों के पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी क्राइसिस है, और जो पैसा है वो अपने कस्टमर्स के डिमांड और टाइम लाइबिलिटी पूरा करने के लिए वो बचा के रख रहे हैं। तो जब कॉरपोरेट्स, जब फर्म्स के पास लोन नहीं पहुंचा तो वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कट करेंगे, यानी वो अपने रॉ मटेरियल की परचेज कट करेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट। साथ ही साथ वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो जो फैक्टर इनकम, जो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हैं, उसको कट करेंगे, फैक्टर कॉस्ट। तो फिर कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू किया। जब लोगों ने नौकरियां खोई तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। साथ ही साथ देखिए, जब कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग करेगी तो प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो इकोनॉमी ग्रोथ गिरेगी। ऐसे ही हर कंपनी ने करना शुरू किया, और जिन कंपनीज़ के ऊपर डेट ऑब्लिगेशन इतना था कि वो मीट नहीं कर सकते, वो अपने आप को बैंक, मतलब वो उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दैट दे कैन नॉट लाइक रिपे देयर डेट ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से ये लोग अपनी सेविंग निकालने आए। बैंकों पे जो रन ऑन बैंक था ये बढ़ गया, यानी बैंकों से जो विड्रॉल डिमांड थी अचानक से बहुत बढ़ गई, लिक्विडिटी क्राइसिस और डीपेन हो गई, और ये स्थिति बनी जहाँ पे बहुत सारे बैंकों ने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो इस तरह से ये पूरा सिचुएशन ख़राब हो गया था, और इसको ठीक करने का एकमात्र रास्ता था कि बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाई जाए। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट किया 2008 में, जिसके तहत अमेरिका की फेडरल रिजर्व हर क्वार्टर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अमेरिका की फेडरल रिजर्व हर क्वार्टर में $80 बिलियन छाप रही थी, और वो बैंकों को बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ही नेग्लेजिबल या लो इंटरेस्ट रेट पे, अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी भारी मात्रा में पैसे दे रही थी, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ना शुरू हुई, और फिर बैंकों ने रियल सेक्टर को लेंडिंग देना शुरू किया, इकोनॉमी रिकवरी हुई, लोगों का डिमांड, फिर इस तरह से चीज़ें हुई। और देखिए बाकी तो इसमें बाकी तो अगर यूएस हाउसिंग रिसेशन, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ठीक है। इसमें अमेरिका की जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ थी वो भी ज़िम्मेदार थी। साथ ही साथ 1999 से पहले बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते थे, ये सेपरेट एंटिटीज़ की तरह काम करती थी, बिकॉज इन सब के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर होते हैं। तो 1999 में अमेरिका ने अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज चेंज किया, जिसकी वजह से ये तीनों एंटिटीज़ आपस में इंटरेक्ट करने लगे, और इनका जो नेक्सस बना बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज का, इसी नेक्सस ने सीडीओ और सीडीएस को क्रिएट किया, और यही सारा प्रॉब्लम, और ये जो सीडीओ और सीडीएस की वजह से
जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के लिए एक्सेसिव डिमांड क्रिएट हुई, उसी ने इस पूरे स्थिति को ख़राब किया, उसी ने सब स्टैंडर्ड लोन्स या सब प्राइम लेंडिंग को बढ़ावा दिया, और जिसकी वजह से ये पूरा रिसेशन आया। तो अब अगर ये यूएस हाउसिंग रिसेशन को उतना डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, पर मोटी मोटी पिक्चर यही थी जो मैंने आपको अभी बताई। तो अब हम समझेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे काम करता है, इसने अमेरिका को रिसेशन से कैसे बाहर लाया, और क्वांटिटेटिव ईजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसके क्या इम्पैक्ट अमेरिका पे हुए। और जब भी अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है या कोई भी डेवलप्ड कंट्री का सेंट्रल बैंक, चाहे यूरोपियन कंट्री चाहे जापान की सेंट्रल बैंक, जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग करती है तो जो दुनिया में इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमी है उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, आई थिंक बहुत सारी कहानियाँ हो गई आज, तो चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो हम ये समझते हैं यूएस के हाउसिंग रिसेशन ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो वो था लिक्विडिटी क्राइसिस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन अमेरिका। तो बैंकों को लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई, ठीक है। तो जो भी यूएस हाउसिंग रिसेशन था, जो मैंने भी आपको समझाया, जिसको भी हम सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, बैंकों को लिक्विडिटी क्राइसिस हुई। इस लिक्विडिटी क्राइसिस का नतीजा क्या होता है, इस लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से बैंकों ने जो इकोनॉमी के अंदर जो रियल सेक्टर है, देखिए एक होता है रियल सेक्टर, दूसरा होता है फाइनेंशियल सेक्टर का वो पार्ट जो कि पैसे बनाता है पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब कोई एक्चुअल गुड नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक मार्केट में जब भी शेयर्स खरीदते बेचते हैं, अगर आपने शेयर खरीदा और प्राइस बढ़ने पे उसे बेचा, तो जो भी प्रॉफिट आप बुक करते हैं, शेयर का खरीदने बेचने से प्रॉफिट लॉस ये बस ट्रांजैक्शनल इन नेचर है, जो कि शेयर्स के डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। उससे कोई रियल गुड पैदा नहीं हो रही है। रियल गुड सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट से पैदा होती है जो कंपनी ने जब आईपीओ लाया, जब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रही थी, तो आईपीओ के थ्रू जो उसे पैसा मिला, उससे कंपनी, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, वही एक्चुअल मनी है जो उस रियल सेक्टर या उस कंपनी को मिला। उसके बाद वो उसके शेयर्स जब भी ट्रेड होते हैं, अगर शेयर प्राइसेस, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है, लेकिन उससे उस कंपनी का रियल एसेट नहीं बढ़ता है। रियल एसेट इज ए डिफरेंट थिंग। रियल एसेट वो है जो उस कंपनी ने क्रिएट किया आईपीओ से अर्न किए हुए पैसे का। तो इकोनॉमी में देखिए, स्टॉक मार्केट में जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो गुड्स नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज कौन पैदा करता है, रियल सेक्टर, फर्म्स जो कि प्रोडक्शन करती हैं। तो रिसेशन की वजह से बैंकों की लिक्विडिटी क्राइसिस हुई। जब बैंकों के लिक्विडिटी क्राइसिस हुई तो जो इकोनॉमी के रियल सेक्टर्स थे या जो फर्म्स थे, इन फर्म्स की रियल सेक्टर या फर्म्स की जो बैंक की लेंडिंग थे, हम इसको लिख सकते हैं बैंक लेंडिंग टू रियल सेक्टर या फर्म्स, ये गिर गया, ठीक है। बैंकों ने फर्म्स को लोन देने से मना कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि फर्म्स की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, फर्म्स अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को मीट नहीं कर पाए, अपने डेट ऑब्लिगेशंस को डिफ़ॉल्ट करने लगे। इसकी वजह से हुआ क्या कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम किया। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है तो वो लेस रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो जब वो रॉ मटेरियल कम तो फाइनल गुड्स कम बनेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू किया। तो जब कंपनीज़ को फंड्स नहीं मिले, लोन नहीं मिले, तो उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कट किया, जिससे प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर उन्हें कट करना है तो एम्प्लॉयज़ को फायर या ले ऑफ करते हैं। उससे अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाती है। तो देखिए, यूएस हाउसिंग क्राइसिस ने बैंकों की लिक्विडिटी बर्बाद कर दी। बैंकों की लिक्विडिटी क्राइसिस होने से फर्म्स को लोन नहीं मिला, तो उन्होंने प्रोडक्शन कट किया। जब भी प्रोडक्शन
और सारे ही फर्म्स प्रोडक्शन कट करेंगे तो जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है ये गिरने लगेगा, ठीक है। और अगर किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 2 क्वार्टर तक अगर फॉल करती है, ठीक है, अगर 2 क्वार्टर तक वो निगेटिव ग्रोथ शो करती है तो हम कहते हैं कि वो इकॉनमी रिसेशन में जा चुकी है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल करने लगा, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास अब पैसे नहीं बचे, तो लोग अपने सेविंग्स पे सरवाइव करना शुरू किए। पीपल स्टार्टेड यूजिंग देयर सेविंग्स। अगर लोग अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करेंगे तो वो अपनी सेविंग्स निकालने कहाँ आएंगे? बैंकों के पास आएंगे, ठीक है। अगर कंपनीज एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अब उनके पास इनकम नहीं तो अपनी सेविंग्स यूज करेंगे। उनकी सेविंग्स कहाँ पड़ी हैं? बैंकों में। बैंक की लाइबिलिटी है कि डिपॉजिटर को उसका पैसा दे। अब बैंक के पास पैसा था नहीं, जब ये सारे आ गए तो बैंक ने बोला आई कैन नॉट रीपे यू या आई कैन नॉट फुलफिल द लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या है? बैंकरप्सी हो गई। और पहली बड़ी बैंक जो अमेरिका में बैंकरप्ट हुई थी वो थी लीमन ब्रदर, ठीक है। उसको कुछ लोग लेमन ब्रदर भी कहते हैं, पर मैं लीमन ब्रदर, LEHMAN। तो वो पहली बड़ी बैंक थी जो बैंकरप्ट हुई। इसके अलावा बहुत सारी बैंकें बैंकरप्ट हुई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हुई, इंश्योरेंस कंपनीज हुई। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। अब देखिए इसके फर्दर रेपोकर्सन्स एनालाइज करते हैं कि ये सिचुएशन बड़ी कैसे, ये और बल्कि ये रिसेशन और बल्कि कैसे होगा। देखिए अगर बैंकरप्सी बढ़ती है तो फिर क्या है कि फर्म्स के लिए और हालात ख़राब होंगे। तो फर्म्स भी जब बैंकरप्ट करने लगेंगे तो प्रोडक्शन और गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा और ये सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी। और इस सिचुएशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। वरना अगर फाइनेंशियल सेक्टर के बैंक्स डूबते गए तो कंपनीज भी डूबती चली जाएंगी, बिकॉज वो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट या डेट ऑब्लिगेशन नहीं सस्टेन कर सकती। और फिर देखिए और एक इम्पैक्ट यहाँ पे और आता है कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनके पास अब इनकम नहीं तो अपनी सेविंग। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है यानी लोगों के पास अब इनकम नहीं है तो पैसा कम हो जाता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर गिरती है। जब भी लोगों की परचेजिंग पावर गिरती है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिरता है। जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस गिरते हैं। जब भी प्राइस गिरता है तो प्रोडक्शन गिरती है, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन गिर रही है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रहा है या इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर प्रोडक्शन गिर गया मतलब ग्रोथ नेगेटिव हो गया। और अगर 2 क्वार्टर तक ग्रोथ नेगेटिव हो जाए तो फिर ये रिसेशन हो गया। तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन काम करता है और ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी, इकॉनमी ठप हो जाएगी, देश ही बर्बाद हो जाएगा अगर उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंकों की ये प्रॉब्लम सॉल्व ना की जाए तो। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2008 में जो अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी यानी एक बिल्कुल नया सा आइडिया लेकर जो फेडरल रिजर्व आया था, फेडरल रिजर्व ने जो नया कॉन्सेप्ट लाया, बिल्कुल नया सा आइडिया, वो था क्वांटिटेटिव ईजिंग QE। और इसके तहत वो हर क्वार्टर में $80 बिलियन पैसे छाप रहे थे। बैंकों को बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे, नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे थे ताकि उनकी लिक्विडिटी बढ़े और फिर ये सारा चीज़ रिवर्स हो सके, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग के पीछे और एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से वैसे भी कम होती है। यानी डेवलप्ड इकोनॉमीज में कंजम्पशन इज मोर फेवरेबल देन सेविंग, ठीक है। उनकी इकोनॉमी कंजम्पशन लेड ग्रोथ, मतलब उनकी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेड ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अगर उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होता है यानी अगर वहाँ सेविंग बढ़ती है तो उनकी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, बिकॉज सप्लाई वैसे भी ज़्यादा है। सप्लाई क्यों ज़्यादा है? बिकॉज उनके देश में प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्कैर्सिटी ऑफ कैपिटल होती नहीं इन लोगों को।
तो उनके यहाँ प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इनके जो फर्म्स होते हैं इनका जो आईकॉर वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। आईकॉर का मतलब कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अगर आईकॉर कम है इसका मतलब है कि कंपनीज और फर्म आर वेरी एफिशिएंट। ओके, तो बिकॉज ऑफ वेरी रोबस्ट, because of very qualitative production infrastructure, productive capacity is very high, ICOR is low, that is why they are producing huge amount of goods and services, और पॉपुलेशन उनकी कम होती है तो उनका एग्रीगेट डिमांड वैसे भी डोमेस्टिक डिमांड कम होता है। अगर ये डिमांड फर्दर गिरेगा तो दे विल बी वेरी वेरी वल्नरेबल फॉर रिसेशन। तो ये सारा कुछ स्थिति खराब कर दिया था यूएस की सब प्राइम क्राइसिस ने, बिकॉज उसने बैंकों की लिक्विडिटी बर्बाद कर दी। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग वो मॉनेटरी पॉलिसी थी, यानी ये फेडरल रिजर्व ने मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जिसके तहत इन्होंने पैसे छापे, बैंकों को ईजी लोन्स दिए, फिर बैंकों ने फर्दर इकॉनमी में लोन दिया और मनी सप्लाई बढ़ाया। और एक बात और यहाँ पे समझिए कि देखिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बैंक ही बढ़ा सकती हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर ही बढ़ा सकता है। बिकॉज देखिए मनी सप्लाई होता है एम नॉट इनटू मनी मल्टीप्लायर। बेस मनी कौन क्रिएट करता है? किसी भी देश की सेंट्रल बैंक। ओके, तो अमेरिका के केस में फेडरल रिजर्व, वो तो बेस मनी क्रिएट कर देगी, पर इस बेस मनी से जो भी मनी सप्लाई बनना है ना वो मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है इन बैंक्स पे। सो विदाउट बैंक देयर विल बी फेल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। ओके, और एक बात बताता हूँ मैं आपको, यूएस हाउसिंग रिसेशन की मैं एक डिटेल ट्यूटोरियल, चूँकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और तो मैं उसको इस लेक्चर सीरीज़ में तो नहीं पढ़ाऊँगा, पर मैं कभी उसको जनरल अवेयरनेस के सीरीज़ में उसको मैं अलग से एक डिटेल उस पर लेक्चर बना दूंगा। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QE, क्वांटिटेटिव ईजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वांटिटेटिव ईजिंग फेडरल रिजर्व की एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके तहत वो 2008 से 2012 तक हर क्वार्टर में $80 बिलियन की करेंसी प्रिंट कर रहे थे, और ये सारा लिक्विडिटी ये फ्लश कर रहे थे या इन्फ्यूज़ कर रहे थे बैंकों में अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, स्पेशली मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। अब मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी क्या होती है मैं आपको कभी और बताऊंगा, बिकॉज उसमें भी काफ़ी लोचा है। बस आप ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसके पीछे कोलेट्रल की बैकिंग होती है। जैसे जब मैं आपको बैंक रेट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होती है ना, कॉमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होती हैं, बिकॉज कॉमर्शियल पेपर की बैकिंग में कोई कोलेट्रल नहीं होता है। पर जब भी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एक ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है, एक ऐसा सिक्योरिटी पेपर जो कि एक कोलेट्रल से बैक्ड है, एक रियल एसेट से बैक्ड है, उसको मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग मनी सप्लाई बढ़ाने का एक तरीका है बाय इन्फ्यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट अ वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट इनटू द बैंक्स बाय द सेंट्रल बैंक बाय एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग। इसकी प्रॉब्लम होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, और फेडरल रिजर्व ने 2012 के बाद भी क्वांटिटेटिव ईजिंग वो करते रहे, बिकॉज 2012 देखिए 2007-8 में रिसेशन बिल्डअप हुआ, अमेरिका की इकॉनमी रिसेशन से प्रॉपरली रिकवर करवाई बाई एंड ऑफ 2012, लेकिन उनको पता था कि इकॉनमी इज स्टिल वेरी ससेप्टेबल, इट्स वेरी वल्नरेबल, तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को विड्रॉ करना चाहा पर उन्होंने किया नहीं। दे स्टार्टेड टेपरिंग द क्वांटिटेटिव ईजिंग बाई 2014 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था कि अगर इस पूरे रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे सिचुएशन को रिवर्स करना है तो क्या करना होगा, और अगर बैंकों को बैंक्रप्सी से बचाना है तो क्या करना होगा, तो वो होगा कि टू कीप द
liquidity, to keep the liquidity of banks high, यानी बैंकों को पैसा देते रहो। टू कीप द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स हाई, बैंकों को पैसा देते रहो ताकि इकॉनमी में लोन जाता रहे, इजी लोन, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों का भी डिमांड बढ़े, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े। तो ये सब करने के लिए टू कीप द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स हाई, ये पहला और मेन ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू कीप द लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स वेरी वेरी हाई। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था क्वांटिटेटिव ईजिंग के पीछे? वो था टू इंश्योर increased lending to फॉर्म्स, या फिर हम इन्हीं को कहते हैं रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, टू इंश्योर इंक्रीज लेंडिंग टू फॉर्म्स और रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, उनको लोन मिलता रहे। ठीक है, और ये लोन भी क्या होना चाहिए? लो इंटरेस्ट रेट पे, एट लो इंटरेस्ट रेट, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो है टू प्रमोट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ सेविंग्स। ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत बैंकों को बहुत इजी मनी मिल रहा है, बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे अगर मिल रहा है पैसे, तो बैंकों के पास हाई लिक्विडिटी है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक अपने डिपॉजिटर्स को उनके डिपॉजिट में भी बहुत कम इंटरेस्ट देंगे। अगर डिपॉजिटर को बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो फिर डिपॉजिट से फ़ायदा क्या है? तो फिर लोग सेविंग के बजाय इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ावा मिलता है, एंड दिस इज़ टू इंश्योर कि एग्रीगेट डिमांड हाई रहे। ठीक है, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव थे क्वांटिटेटिव ईजिंग का, और ये सारी ऑब्जेक्टिव पूरा भी हो गई क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत, इसीलिए अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन से रिवाइव हो गई। और अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग को पहली बार अपनाया। देन जब यूरोजोन क्राइसिस हुआ था, यूरोप के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग अपनाया। जापान जो कि यूएस रिसेशन की वजह से ही रिसेशन में गया और उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो गई, वो 2016-17 तक रिसेशन में रहा, तो उसने भी क्वांटिटेटिव ईजिंग अपनाई। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग से ये देश तो अपना भला कर लेते हैं, यानी अपने बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं, उनको बचा लेते हैं, लेंडिंग बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट कम पे, और इकॉनमी में प्रोडक्शन और ये सब तो हो जाता है, डिमांड सब हो जाता है। अब हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है टू कीप द लिक्विडिटी हाई, और इन ऑब्जेक्टिव से इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये क्रिएट होता है कि उन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, स्पेशली अमेरिका, रिसेशन से बाहर आ गया, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गई और उनके लिए तो चीज़ें अच्छी हो गई। पर हम समझेंगे कि इस क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से जो इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। impact of quantitative easing on developing economies, or we can say that emerging economies। तो डेवलपिंग या इमर्जिंग इकॉनमी का नाम लिया जाए तो एग्जांपल, इंडिया डेवलपिंग इकॉनमी है, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, टर्की, वियतनाम, तो ये सब डेवलपिंग या इमर्जिंग इकॉनमी है। दीज आर वेरी प्रॉमिसिंग इकॉनमीज विच हैव ह्यूज कंजम्पशन डिमांड। ठीक है,
तो देखते हैं इन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। पहला क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो इम्पैक्ट था वो था इंक्रीज। अब मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूँगा, ठीक है, कि जब अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया तो हमारे इंडिया की इकॉनमी पे इसका क्या फ़र्क आया। तो पहला बड़ा फ़र्क था इट इंक्रीजेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखिए, अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग के तहत फेडरल रिज़र्व बहुत सारा मनी फ्लश कर रहा है बैंकों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत इजी लोन्स अगर मिल रहे हैं, तो जो भी अमेरिका में जो भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास अब पैसा है, जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये अपना पैसा उन इकोनॉमीज़ में डालते हैं जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा हो, और ज़्यादा रिटर्न डेवलपिंग या इमर्जिंग इकॉनमी में होती है, क्योंकि उनकी इकॉनमी में अगर 2 या 3% का रिटर्न मिलेगा तो इन इकॉनमीज़ में जो हाई परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं वो यूजुअली 6-7% का रिटर्न देती हैं, इंटरेस्ट देती हैं, ठीक है, रिटर्न देती हैं। तो जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है तो ईजी मनी अवेलेबल होता है अमेरिका के अंदर, वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं वो ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भारत में करती हैं। तो देखिए, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से होता क्या है कि जो हमारे स्टॉक मार्केट में जो शेयर प्राइसेस हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं, ठीक है, तो जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अगर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट आएगा तो जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं शेयर मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा स्टॉक मार्केट इंडिसेस है वो हाई हो जाती है, ठीक है, इट स्टार्टेड शोइंग हाई नंबर्स। और देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उस देश की करेंसी हमारे देश में आएगी, यानी डॉलर जब भारत में आएगा तो भारत में अगर डॉलर आएगा तो हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है ये बढ़ेगा। जब भी अमेरिका में क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, जब भी वहाँ के सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बहुत लो कर देती है, तो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अचानक से बहुत बढ़ जाता है, तो उससे हमारा फॉरेक्स रिज़र्व अचानक से बूस्ट होता है। अब देखिए, जब भी फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है तो होता क्या है, डॉलर की सप्लाई हमारे इंडिया में बढ़ जाती है। अब रुपये डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि जो डॉलर की प्राइस है इन टर्म्स ऑफ रुपी, वो डिपेंड करती है कि हमारे इकॉनमी में डॉलर की डिमांड सप्लाई कितनी है। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, तो होगा क्या कि डॉलर की प्राइस गिरेगी, यानी कि $1 अब हम कम रुपए में ख़रीद सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि रुपी विल एप्रिसिएट। तो जब भी फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो रुपी एप्रिसिएट करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर रुपी एप्रिसिएट कर रहा है किसी देश की, तो रुपये का एप्रिसिएशन फ़ायदेमंद तब होता है जब आपका इंपोर्ट बिल, आपके एक्सपोर्ट बिल, मतलब जो आप एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कर रहे हैं और जो इंपोर्ट पे आपको एक्सपेंडिचर आ रहा है, यानी आपका इंपोर्ट बिल जो है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर आपके एक्सपोर्ट से कम होना चाहिए। यानी अगर आप ट्रेड सरप्लस में हैं तब तो आपको फ़ायदा है, बिकॉज ओके, लेट मी राइट इट हियर। जब भी कोई कंट्री, लेट सपोज कंट्री ए है, ये कंट्री अगर अपने देश में बाहर के दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है या इंपोर्ट करती है, तो इससे क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर होता है, ठीक है। तो इंपोर्ट की वजह से डॉलर बाहर जाता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि इट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर डॉलर, ठीक है। अब देखिए, जब भी ये कंट्री
एक्सपोर्ट करती है, यानी इस देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए अगर हम बाकी दुनिया को बेचें तो उसकी वजह से इनफ्लो ऑफ डॉलर होता है, इनफ्लो ऑफ डॉलर, ठीक है। और इससे हमारी डॉलर की जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ती है, ठीक है। तो जब डॉलर होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, यहाँ से डिमांड बढ़ती है। अब देखिए अब होता क्या है कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया, हमने डॉलर में कमाया, ठीक है, हमें डॉलर मिला, और जब हम डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज अगर हमें डॉलर मिला है तो हमारी इकॉनमी में तो रुपये चलता है, तो जब हम डॉलर को रुपये में चेंज करेंगे तो मार्केट एक्सचेंज रेट पे चेंज होगा। और अगर $1 की प्राइस कम है, यानी $1 भजाने पे मान लीजिए अगर हमें 50 रुपये मिल रहा है, तो जितना भी हमने डॉलर को, मान लीजिए $100 हमारा, ओके लेट मी राइट इट, कि हमें एक्सपोर्ट से $100 की इनकम हुई, ठीक है। और देखिए अगर $1 की जो प्राइस है वो कितना है, मान लीजिए 50 रुपीज़ है, मैं एक हाइपोथेटिकल केस दे रहा हूँ, तो $100 से हमें कितना रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो $100 से हमें रेवेन्यू होने वाली है हाउ मच, 500 रुपये, ओके सॉरी 5000 रुपये, ओके। तो हमें $100 से 5000 रेवेन्यू हुई। अब हम इंपोर्ट को देखते हैं, सेम। अब अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, अगर हमारा इंपोर्ट यानी हम दुनिया से ख़रीद ज़्यादा रहे हैं, उनको बेच कम रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमने इंपोर्ट किया और हमने डॉलर में कितना पे किया, $120, ठीक है, हमने $120 पे किया, ठीक है, $120 हमने पे किया, ठीक है, इंपोर्ट पे। और अगर $1 की प्राइस कितना है, 50 रुपये, ओके लेट मी स्क्रॉल डाउन, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो हो जाएगा $120 गुणे $1 की प्राइस 50 रुपये, तो 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 6000 रुपये। यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर है 6000 रुपये, रेवेन्यू है हमारा 5000 रुपये, तो इस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। वी विल फेस दी लॉस हियर, ठीक है। अब तो आप ऐसे समझ लीजिए, ओके वेट अ सेकेंड, ओके वेलकम बैक। देखिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो मैं ये समझाना चाह रहा था कि रुपये का डेप्रिसिएशन हमारे लॉसेस को बढ़ा देता है अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो अगर किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उस देश के लिए रुपये का डेप्रिसिएशन उसके लॉसेस को बढ़ाता है, और लॉसेस कम होते हैं जब उसकी करेंसी अप्रिसिएट करती है। यही मैं समझाना चाह रहा था, और इसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल जो ले रहा था, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ओके लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो ओके ऑल राइट, देखिए अब इस बात को हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए कोई कंट्री ए है, अगर वो बाहर की दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, तो उस देश में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, आउटफ्लो ऑफ डॉलर होगा। अगर एक्सपोर्ट करे तो डॉलर आ रहा है उस देश में, तो अगर डॉलर आ रहा है तो हम इस डॉलर को बेच कर रुपये पाएंगे, तो हमारी रेवेन्यू, यानी जो डॉलर आ रहा है वो रेवेन्यू है, जो डॉलर जा रहा है वो एक्सपेंडिचर है। तो मैंने कहा अगर $1 की प्राइस 50 रुपये है तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा, $100 इंटू 50, 5000 रुपीज़, ये रेवेन्यू है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है यानी $120 इंपोर्ट पे अगर हमें $120 पे करना पड़ा है, $1 की प्राइस 50 रुपये है, तो हमारा एक्सपेंडिचर 6000, यानी लॉसेस कितना हो जाएगा, लॉस विल बी एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो लॉस कितना हो जाएगा 1000 रुपये का, ठीक है। पर ये उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, लेट मी गिव यू अ मोर बेटर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल से हमें रुपये के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का
हमारे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिल पे क्या इम्पैक्ट आता है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कंट्री ए है, ठीक है, लेट सपोज दिस इज़ ए कंट्री ए, ठीक है। अब इस कंट्री ए में यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट और यहाँ ले लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है। अब साथ ही साथ इसमें हम समझते हैं एक्सपोर्ट से क्या होता है, रेवेन्यू होती है। ओके, लेट मी चेंज द कलर। अगर मान लीजिए कोई देश जो टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, देश का जो भी टोटल एक्सपोर्ट है उस टोटल एक्सपोर्ट से अगर उस देश में कितना आ रहा है, $100। अरे यार दिमाग थक जाता है। तो ओके, अगर एक्सपोर्ट से देश में $100 आ रहा है, इंपोर्ट से डॉलर बाहर जा रहा है, तो मान लेते हैं इंपोर्ट करने की वजह से उस देश को टोटल $120 पे कर रहा है। यानी इस कंडीशन में उस देश का यानी इस कंडीशन में सिचुएशन क्या है, हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, कंट्री ए का हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि उस कंट्री ए में जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, क्योंकि उस देश के एक्सपोर्ट से उस देश में $100 आ रहा है और इंपोर्ट की वजह से $120 जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम कुछ मार्केट एक्सचेंज रेट लेते हैं यहाँ पे। लेट सपोज ओके, दिस इज़ 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 and 4। ठीक है, पर इस एग्जांपल से आपको हमेशा के लिए रुपये का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट डालता है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रुपये डॉलर का क्या ले रहे हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट MER, और ये क्या होता है मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। लेट सपोज अब हम, और जब भी हम रुपये डॉलर का मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, यानी कि हम $1 के प्राइस को रुपये के टर्म्स में लिखते हैं, और जो कि डॉलर के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो लेट सपोज $1 की प्राइस है ₹50 के बराबर। ठीक है, और अगर रुपये डेप्रिसिएट करेगा, यानी $1 ख़रीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। लेट सपोज कि हमारा अगर रुपये डेप्रिसिएट करता है तो वो ₹80, यानी $1 ख़रीदने के लिए हमें ₹80 देना होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि $1 से ₹80 मिलेगा। ठीक है, लेट सपोज कि हमारा डॉलर फर्दर डेप्रिसिएट हमारा रुपये फर्दर डेप्रिसिएट होगा। अगर फर्दर डेप्रिसिएट होगा तो डॉलर की प्राइस और बढ़ेगी। लेट सपोज कि हमारा रुपये डेप्रिसिएट होकर ₹100 पे चला गया। ठीक है, ₹100 पे चला गया। लेट्स एज्यूम कि हमारा रुपये जो है वो फर्दर डेप्रिसिएट होता है, यानी $1 की कीमत और बढ़ जाती है, और यहाँ पे ले लेते हैं कि $1 बराबर ₹120 हो जाता है। अब देखिए, एक्सपोर्ट की वजह से देश में पैसा आया है, तो जब पैसा आया है तो इस पे हमको क्या होगा, इस पैसे से हमें रेवेन्यू होनी है। एक्सपोर्ट से हमारे देश में पैसा आता है तो रेवेन्यू, तो हमें कितना रेवेन्यू, अगर मैं रुपये में बात करूँ तो रुपये में हमें ₹5000 की कमाई हुई। पर अगर हम रुपये में बाहर कितना, मतलब रुपये में $120 अगर हमें बाहर पे करना है तो उसके लिए हमारा कितना रुपये लगेगा मार्केट एक्सचेंज रेट से, तो 12 पंजे 60, ₹6000। और यहाँ पर हम क्या दिखाने वाले हैं, लॉसेस, कि हमारे लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, देखिए, तो हमारा लॉस कितना है, हम 6000 पे कर रहे हैं, 5000 इनकम कर रहे हैं, यानी लॉस कितना है, ₹1000 का लॉस है। अब अगर रुपये डेप्रिसिएट करता है, ठीक है, तो अब हमें कितना, अगर रुपये हमारा डेप्रिसिएट कर गया तो अब हमें कितना इनकम होगा, $100 पे, तो हमारी इनकम होगी ₹8000। और हमारा कितना एक्सपेंडिचर आएगा, वो है 12×96, तो ₹9600। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लॉसेस देखेंगे तो लॉसेस कितने हो गए,
1600 रुपये का, ठीक है। और अगर $1 100 रुपये का हो जाएगा तो हमारी रेवेन्यू कितनी होगी? 10,000 रुपये, राइट। और हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 12,000 रुपये। यानी हमारा लॉसेस कितना हो जाएंगे? लॉसेस हो जाएंगे 2,000 रुपये। फर्दर देखिए, अगर हमारा रुपये फर्दर डिप्रिसिएट करता है यानी 120 रुपये का होता है तो हमारा रेवेन्यू कितना होगा इस मार्केट एक्सचेंज रेट पे? तो इस मार्केट एक्सचेंज रेट पे रेवेन्यू होगी 12,000 की। और देखिए एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 12 बरहम 144, तो ये आएगा 14,400, ठीक है, 14,400। तो हमारे लॉसेस कितने हो जाएंगे? 12 2 14 4 2400 रुपये, ठीक है। अब आप इस टेबल से ये बात समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। देखिए, अगर हमारा एक्सपोर्ट से जो, अगर मान लीजिए कोई देश है, उस देश में सिचुएशन ऐसी है कि उसका इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए कोई देश है जिसका अगर किसी ईयर में उसका टोटल एक्सपोर्ट $100 का था, इंपोर्ट $120 का। अब देखिए, अगर उस देश की करेंसी डेप्रिसिएट करती है, अगर आप देखेंगे तो पहले करेंसी 50 रुपये की थी, मतलब आप अगर राइट वर्ड मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि $1 की प्राइस बढ़ते जा रही है। डॉलर का प्राइस बढ़ने का मतलब है कि कंट्री एक ही करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है। और जैसे जैसे कंट्री एक ही करेंसी डेप्रिसिएट कर रही है, आप देखिए उसके लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज देखिए उसका ये क्या है, इंपोर्ट की वजह से ये कॉलम है एक्सपेंडिचर का और ये कॉलम है रेवेन्यू का। आप देखिए कि उसके एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो लॉसेस हैं, लॉसेस कंट्री ए के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फर्दर अगर रुपये डेप्रिसिएट होता है, मान लीजिए $1 150 रुपये का हो जाएगा, तो ये लॉसेस और बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उस देश के लिए उसकी करेंसी का डेप्रिसिएट होना ठीक नहीं है, बिकॉज वो उस देश की लॉसेस बढ़ाते चले जाती हैं। और अगर आप देखें, अगर मैं इस टेबल में, आप इस बात को भी समझें, अगर इस टेबल में मैं लेफ्टवर्ड मूव करूं, ठीक है, अगर मैं इस टेबल में लेफ्टवर्ड मूव करूं तो लेफ्टवर्ड में क्या है कि जैसे जैसे $1 की प्राइस कम हो रही है, जैसे जैसे $1 की प्राइस कम हो रही है तो हम इसको बोलेंगे कि रुपये अप्रिसिएट कर रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आप देखिए कि रुपये अप्रिसिएट कर रहा है, लॉसेस कम होते जा रहे हैं। यानी कि किसी भी देश जिसका इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, उस देश के लिए उसकी करेंसी का डेप्रिसिएट होना अच्छी बात नहीं है, वो उसके लॉसेस बढ़ा देगा। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो उस देश के लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है कि उसकी करेंसी अप्रिसिएट करे, ठीक है। और किसी भी देश के लिए फिर उसके करेंसी का डेप्रिसिएशन फ़ायदेमंद कब होगा? जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो उस कंट्री के लिए उसके करेंसी का एप्रिसिएशन फ़ायदेमंद होता है, और अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसके लिए डेप्रिसिएशन फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज जैसे जैसे उसका करेंसी डेप्रिस है उसकी प्रॉफिट बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए अब देखिए, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो हमारा इंपोर्ट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इसीलिए हमारे लिए रुपये का डेप्रिसिएशन अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर रुपये डेप्रिसिएट करता जाएगा तो हमारे लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा था तो इस टेबल से आप समझ गए कि किसी भी देश के लिए उसकी करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फ़ायदेमंद होगा या घाटा होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिचुएशन कैसा है। जिस देश का इंपोर्ट ज़्यादा है उसके लिए डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, बिकॉज लॉसेस बढ़ते चली जाती हैं, यानी उस देश के लिए एप्रिसिएशन अच्छा है। और जिस देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है उसके लिए डेप्रिसिएशन अच्छा है, बिकॉज प्रॉफिट बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कंपनी और अगर देश एप्रिसिएट करती है अगर उसकी करेंसी, तो उसके प्रॉफिट घटते चले जाएंगे। सो depreciation is bad for import when depreciation is bad for a country when import is high, okay, but depreciation is good when export is high. In the same way, okay,
तो इस एग्जांपल से आप समझ गए कि क्या सिचुएशन बन रही है, राइट। अब जल्दी से वो ख़त्म कर देते हैं। मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव ईजिंग का क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स नंबर बढ़ जाते हैं, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, हमारी करेंसी अप्रिसिएट करती है। और हमारी अगर करेंसी अप्रिसिएट कर रही है, चूँकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारे लिए करेंसी का अप्रिसिएशन फ़ायदेमंद है, उस पर लॉसेस कम रहते हैं। लेकिन देखिए, ये तो सिचुएशन था जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, लेकिन जब भी फेडरल रिजर्व वेन एवर फेडरल रिजर्व विड्रॉ whenever फेडरल रिजर्व विड्रॉज क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसी को बोलते हैं टेपरिंग ऑफ क्यूई। इसी को हम बोलते हैं टेपरिंग ऑफ क्यूई। अच्छा, ये जो फेडरल रिजर्व जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग को विड्रॉ करती है तो ग्रेजुअल विड्रॉल होता है, ठीक है, ताकि ऑल ऑफ सडन बैंकों का लिक्विडिटी फिर से लिक्विडिटी क्राइसिस ना हो जाए, ठीक है। तो ऑल ऑफ सडन नहीं होता है विड्रॉवल, ग्रेजुअल विड्रॉवल होता है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग का ग्रेजुअल विड्रॉवल को हम टेपरिंग ऑफ क्यूई बोलते हैं। ग्रेजुअल विड्रॉवल का मतलब क्या है कि अब सेंट्रल बैंक अपना जो मनी लेंड कर रहा था बैंकों को, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगता है, ठीक है। यानी कि वो बैंकों के जो लेंडिंग थी उसको रिड्यूस करने लगता है, वो करेंसी प्रिंटिंग वो कम कर देता है, ठीक है। और बैंक के हायर इंटरेस्ट पे फिर लोन कम लेने लगती हैं, ठीक है। तो जब भी फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग को विड्रॉ करता है या टेपर करता है, तो जो भी क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से जो भी एस्पेक्ट हुए थे वो सारे रिवर्स हो जाते हैं। कहाँ पे? डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, और हम यहाँ इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें अगर रिवर्स होंगी तो वो कैसे काम करेंगी। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह से हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा था। अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग का टेपरिंग या विड्रॉवल होगा तो उससे होगा क्या कि हमारे देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अगर अमेरिका में ईजी मनी नहीं है, ठीक है, अगर वहीं के देश में अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, अगर बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बैंक्स लेंडिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टर्स को अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो उनके ज़्यादा सेफ लोन है, तो हमारे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होता है। और फॉरेन विड्रॉ होने के पीछे वजह होती है कि उनके यहाँ लिक्विडिटी रिड्यूस होने लगती है। तो जब भी हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होता है, इसका मतलब है कि आउटफ्लो ऑफ डॉलर, ठीक है। जब भी आउटफ्लो, ये आउटफ्लो है, मैंने आउट ऑफ डॉलर लिख दिया। अब देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होगा तो आउटफ्लो ऑफ डॉलर होगा, तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो घट जाएगा, ठीक है। जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा था वो अब घट जाएगा। और जब भी डॉलर का आउटफ्लो होगा, यानी कि डॉलर का अगर आउटफ्लो होना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश से बाहर निकलेगा, इसका मतलब है कि जो भी फॉरेन कंपनीज़ हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे वो सब अपने शेयर्स बेच के जा रहे हैं। तो जब शेयर्स बेचे जाएंगे तो जो शेयर प्राइसेस हैं, शेयर्स की अगर सप्लाई बढ़ती है तो शेयर प्राइसेस गिरती हैं। अगर शेयर प्राइसेस गिरती हैं तो स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स नंबर हैं या जो इंडिसेस हैं ये गिरते हैं। इनकी वजह से होता क्या है कि कौन पैसा लूज करता है, तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। देखिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इजी मनी लेकर आए, उन्होंने शेयर्स खरीदना शुरू किया, शेयर प्राइसेस बढ़े और बढ़े प्राइसेस पे वो शेयर बेच के चले जा रहे हैं। तो अगर शेयर प्राइसेस गिरती हैं तो लॉस किसका होगा? जो हमारे देश के लोगों ने बढ़ते हुए प्राइसेस पे जो शेयर्स खरीदे थे, सो हमारे देश के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या हमारे देश की इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का काफ़ी लॉस होता है। चौथा है, और देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट इंडिसेस गिरती हैं, शेयर प्राइसेस अचानक से बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के वोलाटिलिटी को बढ़ा देती है, फ्लक्चुएशंस को बढ़ा देती है। और जब भी स्टॉक मार्केट बहुत वोलाटाइल बिहेव करता है, फ्लक्चुएटिंग बिहेव करता है,
तो जो हमारे देश में इन्वेस्टर्स हैं, जो जो आम लोग हैं, वो लोग शेयर मार्केट के प्रति उनका ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ जाता है, यानी जो स्टॉक मार्केट में उनका ट्रस्ट है वो टूट जाता है। ठीक है। और देखिए, किसी भी देश के लिए स्टेबल स्टॉक मार्केट ज़रूरी है, बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट स्टेबल होगा तो जब भी कंपनीज अपनी आईपीओ लेकर आएंगी तो उस देश के लोग कंपनीज़ के आईपीओज़ को, मतलब जो भी उनकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, वो जो जिस फेस वैल्यू पे ऑफ़र कर रहे हैं, लोग परचेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अपनी आईपीओज़ लेकर आएंगे, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और ये सब पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्ड करता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट वोलाटाइल है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो लॉसेस दे रहा है लोगों को, तो अगर ट्रस्ट ख़राब होता है तो जो भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आईपीओ लाना प्लान किया था वो आईपीओ नहीं लाती हैं, बिकॉज उनको पता है कि स्टॉक मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो या तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, या तो अंडर सब्सक्राइब्ड तो फिर कंपनीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है, लाइक कंपनी विल हैव ए लॉस। ठीक है। तो कंपनी जितना फ़ंड रेज करना चाह रही थी वो उतना फ़ंड रेज नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो भी क्यूई की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए थे, उसकी टेपरिंग से सब कुछ रिवर्स हो जाता है। और देखिए, अगर आउटफ्लो ऑफ डॉलर हो रहा है, यानी कि अब देखिए होता क्या है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो बेच के उनको रुपये मिलता है, और हमारे देश के बाहर वो रुपये ले आके क्या करेंगे अपने देश में, तो वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो डॉलर की जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ डॉलर की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है। जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो जो डॉलर का प्राइस है ये बढ़ जाता है, और डॉलर का प्राइस बढ़ जाने का मतलब है कि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिसिएट करता है। और अगर रुपी डेप्रिसिएट करता है तो मैंने बोला इंडिया का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो हमारे लिए रुपी का डेप्रिसिएशन हमारे लॉसेस को फर्दर एग्रीवेट कर देता है, फर्दर बढ़ा देता है। ठीक है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग की टैपरिंग करनी ही करनी है, क्योंकि देखिए अगर फेडरल रिजर्व ने क्यूई लाया ही था तो इकोनॉमी को रिसेशन से बचाने के लिए, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लेंडिंग बढ़ाने के लिए, और लोगों को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। एक बार उनका रिसेशन, इकोनॉमी रिवाइव हो गई, उनके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक हो गया, ठीक है, और अगर चीज़ें नॉर्मल हो गई तो फिर अगर वो क्यूई को बना के रखेंगे तो इससे उनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो इन्फ्लेशन को फिर कंट्रोल करने के लिए फिर जो उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाई है उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करने लगते हैं। तो जब भी वो टेपरिंग ऑफ क्यूई करते हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगते हैं अपने देश में लोन्स पे सेंट्रल बैंक, तो फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, काफ़ी नुकसान होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव ईजिंग। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको यह पढ़ाया कि क्वांटिटेटिव ईजिंग एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, 2008 में लाया गया था बाय फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए। इसके तहत उन्होंने इकॉनमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया, बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाकर, और ऑब्जेक्टिव था अमेरिका को रिसेशन से बाहर लाना। रिसेशन जो सब प्राइम क्राइसिस 2008 की थी वो क्या थी मैंने बता दिया, वो सिचुएशन कैसे बिल्ड हुई। क्यूई के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था कि बैंकों की लिक्विडिटी हाई रखें और ताकि फर्म्स या रियल सेक्टर को लोन मिलता रहे, कंजम्पशन को प्रमोट किया जाए सो दैट की डिमांड बढ़ा रहे। और इम्पैक्ट ऑफ क्यूई क्या होता है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ पे इसके ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। पर जब भी, और ये क्यूई क्या है, ये सस्टेनेबल है नहीं, बिकॉज दिस इज़ टू काउंटर द रिसेशन, तो इसको एक दिन जाना ही पड़ेगा। जब ये जाता है तो ये सब कुछ रिवर्स करके सब कुछ नुकसान करके जाता है। और मैंने इस टेबल से आपको ये समझाया कि किसी भी देश का अगर इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो उसके करेंसी के डेप्रिसिएट करने से लॉसेस बढ़ते हैं, तो इस सिचुएशन में उसके करेंसी का एप्रिसिएशन फ़ायदेमंद होता है। और अगर किसी देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो उसके लिए उसके करेंसी का डेप्रिसिएशन फ़ायदेमंद है, बिकॉज उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। अगले लेक्चर में हम इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के सारे एस्पेक्ट को समझेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।